Jai Hind, friends, and a very cordial welcome to everyone. Great. So, a core session, and the journey continues. The journey of learning, and we are trying to learn as much as possible. So far, in the previous sessions, what we've discussed is, some idioms, some synonyms, some antonyms, some reading comprehension questions, sentence rearrangement, और आज भी हम वही करेंगे, but we are about to add some things more to our journey, right, to our curriculum जो हम आपको पढ़ा रहे हैं. So please stay tuned. For the time being, कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर लें. What we want is आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं कि ईडियम्स हों, काफ़ी सारे ईडियम्स आपके वकैब में आ जाएं, बहुत सारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हों, so that you develop a natural knack of being able to solve these questions naturally and spontaneously. और वकैब आपका बहुत अच्छा हो चुका हो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके अच्छे हो चुके हों, सो दैट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर एक अच्छी ग्रिप हो जाए, सो दैट कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम आप दें तो उसमें आपका होल्ड अच्छा रहे, राइट. इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस सेशंस हमने रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस की कमी ना हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट रियली मेक्स ऑल द डिफरेंस इज नॉट only what we have taught you or what you have learned, it's about your rhythm. कितना प्रैक्टिस किया है तो वो प्रैक्टिस हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, so let's start. Fine. The first one, the elephant in the room. ये. Okay. It is something really big, right? और imagine अगर रूम में एलिफेंट आ जाए so बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए. The big issue, the problem people are avoiding, right? Correct answer. Okay, चलिए, let's continue. Guys, please start forming sentences with these, जो idioms और antonyms, synonyms हम यहाँ सीख रहे हैं, because ये तभी retain होंगे if you form sentences with these, if you use these, right? Okay, go down in flames. बहुत बुरी तरह से हार जाना. Fail spectacularly, right? Okay. चलिए. He's off his hooker means he is insane. He is crazy. कुछ सेंस से हट के कोई बात हो जाना, तब हम ये कहते हैं. He's sitting on the fence. फेंस पर बैठना मतलब बाउंड्री पर बैठना. बाउंड्री पर बैठना मतलब ना इधर ना उधर, दोनों में से एक स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा है. सो अनएबल टू मेक अप हिज माइंड. इनके लिए एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं. इन दो शब्दों को एक वर्ड बना के फेंस सिटर्स बोलते हैं उन्हें. शेप अप और शिप आउट, या तो ठीक हो जाओ या बाहर जाओ. वर्क बेटर और लीव, राइट. फाइन. चलिए, let's move to certain sentence rearrangement questions now. Okay, the first one. We are people who love shortcuts, blah blah blah. Fine. So sounds to be a generic one. अब ये generic क्या है? एक general सा sentence जो specific ना नजर आए. एक general सी बात कर दी हो जिसमें हम लोग वो लोग हैं जिनको shortcuts पसंद हैं. ठीक है. अब let's find out pairs. Okay. या फिर कोई और generic sentence लगता है. चलिए, ये भी मान सकते हैं. B also, it is not bad. What is not bad? C cannot open mind you. D, it is an end in itself. What is an end in itself? D भी open नहीं कर सकता. That blend. Which blend are we talking about? We don't know. But nothing comes easily. ये भी open नहीं कर सकता. So we know open तो यही करेगा, right? अच्छा, अब मैंने लिख दिया A should be the opening sentence. चलिए, सेकेंड सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं. ओके, वी आर पीपल हु लव शॉर्टकट्स. इट इज़ एन एंड इन सेल्फ एंड इफ गोज इन द राइट डायरेक्शन इट कैन टेक अस टू सक्सेस. शायद डी हो सकता है, राइट. दैट ब्लेंड इज डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन होता है. सो ब्लेंड की तो अभी तक बात हुई नहीं है. बट नथिंग कम्स ईजिली. ए के बाद मुझे एफ भी नज़र आ रहा है, राइट. हाउ एवर एफ आना नहीं चाहिए क्योंकि एफ और किसी और सेंटेंस का पेयर है. शायद F से पहले तो सक्सेस वाली बात ही आ जाएगी, बट नथिंग कम्स इजीली. चलिए, एनी हाउ, सो एक ऑर्डर और बन सकता है, एक पेयर. मुझे A के साथ C भी नज़र आ रहा है. लेट्स फॉर्म द ऑर्डर नाउ.
आई होप आपको ये तीनों दिखाई, मैं ए और सी यहाँ लिख देता हूँ। अब ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, फाइन, वी हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। अच्छा, अब अगर ए के बाद डी आ जाता है तो डी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? ए डी, इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। व्हाट इज एन एंड? शॉर्टकट्स। कैन शॉर्टकट्स बी एन एंड? नॉट एट ऑल। ए और डी का पेयर कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव ए एंड सी एंड ए फॉलोड बाय एफ। ए एंड सी को देखते हैं। C says it is not bad. What is not bad? Loving shortcuts. Noun, pronoun. Sorry, pronoun. So A and C look like forming a pair. C is already written there. Fine. It is not bad, but we must know that hard work has no substitute. Right? Okay. What is an end in itself? And if goes in the right direction, it can take us to success. What is this it? ये hard work. अब डी, ए सी और डी का सेट है, राइट। फाइन, सो इसको भी मैं काट दे रहा हूं। ए सी और डी आर फॉर्मिंग अ सेट। डी रीड्स इट इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड इफ इट गोज इन द राइट डायरेक्शन इट कैन टेक अस टू सक्सेस। बट नथिंग कम्स इजीली रादर। एक ये सेंटेंस है, दूसरा है दैट ब्लेंड इज डिफिकल्ट टू स्ट्राइक। ओके, फाइन, सो वेयर इज दैट ब्लेंड, राइट, वेयर इज दैट मिक्स, वो हमें ढूंढना है। ई और एफ का पेयर है या एफ और ई का पेयर है अब, राइट। ओके, अब हमने कहा है कि हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, राइट, दैट इज इन सी। फाइन, डी सेज इट इज एन एंड इन इटसेल्फ, हार्ड वर्क इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड इफ इट गोज इन द राइट डायरेक्शन इट कैन टेक अस टू सक्सेस। अब दो सब्जेक्ट्स हो गए, एक है शॉर्टकट्स और दूसरा है हार्ड वर्क, राइट, hard work. चलिए, we have two subjects now, right? ठीक है, A, C, D, then you may put E. हम कह रहे हैं ना, it is an end in itself and if it goes in the right direction, it can take us to success. That blend, what blend? जहां हम shortcuts और hard work को इकट्ठा लिखें, right? Then you have F. अब एफ ई से पहले अगर आएगा तो क्या सिचुएशन होगा? ए सी डी एफ और ई। देखिए एफ में क्या है? बट नथिंग कम्स इजीली। हम किसकी बात करें? सक्सेस की। सो डी के बाद टेक्निकली एफ आना चाहिए बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग दैट कॉन्ट्रास्ट, सक्सेस, राइट, बट नथिंग कम्स इजीली, सक्सेस डजंट कम इजीली, राइट। अब क्योंकि B has already introduced the contrast, right, बट करके ना, कि लेकिन इतना आसान नहीं है, then E makes sense that blend is difficult to strike. Which blend? ये जो इन दोनों का blend है. Now it is E and then you're left with B. There is no shortcut to success. Sums it up. All right, एक बार देख लीजिए. So if it is done, if it is clear, if it is understood to all of you, then let's move to the next question. There are quite a few questions to practice today. Fine. So let's continue. Now, next one, reality. Sports in our country is equivalent to cricket. The other sports need promotion. ये नहीं हो सकता क्योंकि other कौन से हैं, right? So open नहीं करेगा ये. Cricketers are worshipped like heroes. Maybe they वाला open नहीं करेगा. Their struggle, who struggle? नहीं हो सकता. Sports bodies and other rich group need to get into some action. नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोई context होना चाहिए. Some action for what? Right? Great. So couple of sentences जो शायद open करें A और C. चलिए A से शुरू करते हैं. Sports in our country is equivalent to cricket, which is absolutely correct. Cricketers are worshipped like heroes. They have the sponsors. But other sports persons are grappling with dire penury. Their struggle is evident. Quite easy. देखिए, sorry. A और C का पेयर है. Sports in our country is equivalent to cricket. Sports उतना ही important है जितना cricket है, यानी एक ही चीज़ है. Sports cricket को ही माना जाता है, right? Cricketers are worshipped like heroes. मान लेते हैं.
क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, इसीलिए क्रिकेटर्स आर वर्शिप्ड लाइक हीरोज, राइट? ए और सी आ गया, राइट? अब दे हैव ऑल द स्पॉन्सर्स. हु इज दिस दे? नाउन प्रोनाउन पेयरिंग. Cricketers have all the sponsors, but other sports persons are grappling with dire penury. Penury is extreme poverty. So cricketers के पास तो sponsors हैं, लेकिन दूसरे players के पास sponsors नहीं है, दूसरे sports persons के पास sponsors नहीं है. ACD का set है, right? I should write it here ताकि आपको इसका भी क्लियर व्यू मिले. चलिए, A, C and D are forming a set, right? Okay, then क्योंकि वो पुअर है इसीलिए their struggle is evident and no organization seems to be concerned about this, right? So E, उन्हीं का स्ट्रगल. कौन किसका? अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स का. उनके स्ट्रगल के बारे में किसी को ख्याल नहीं है. E के बाद देन वी हैव F, स्पोर्ट्स बॉडीज. वहां बात हुई ना, नो ऑर्गेनाइजेशन सीम्स. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है विच इज टेकिंग केयर ऑफ देम, राइट? सो स्पोर्ट्स बॉडीज एंड अदर रिच ग्रुप्स नीड टू गेट इनटू सम एक्शन. ई के बाद एफ, राइट? एंड देन बी, द अदर स्पोर्ट्स नीड प्रमोशन, ताकि उन स्पोर्ट्स में पैसा आए और वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी कुछ फायदा लेकर आए. ठीक है जी. So let's erase this. चलते हैं to the next question. Our world is full of malicious instincts. Instinct, malicious rather means a desire to harm others, right? और instincts तो आपको मालूम है, feelings जो instinctive feeling होती है, मतलब अंदर desires ऐसी. We are moving away from our traditional values of love and fraternity. इससे पहले we need a context, which has not been mentioned here, right? Therefore, this will not be the opening sentence. We have become the perpetrators of prejudice, maybe. This has killed, no. ये open नहीं करेगा because of this, right? Such a situation, which situation? कौन सी situation? So ये भी open नहीं करेगा. Professionalism is continuously taking us away from our cultural values. Professionalism, okay, fine, but the other sentences are not about professionalism, so ये भी open नहीं करेगा. Okay, we have become the perpetrators of prejudice. अगले sentences में prejudice नहीं है, so it can also not open. We have only one sentence which is the most generic, वो ये है. So यहाँ पे भी A will open. Great. Oh, I was about to fall. I'm so sorry for that. Fine. So A is fine, right? अच्छा, जैसे मैं अभी एक हल्का सा ठोकर मुझे लगा, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड अगर ऐसा कुछ हो जाए, राइट? सो आप स्टम्बल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे चलते चलते ठोकर लग जाना, राइट? ओके, चलिए. आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ मलिशियस इंस्टिंक्ट्स, राइट? ग्रेट. बी इज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज. ओके. सी सेज वी हैव बिकम. व्हेन आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ मलिशियस इंस्टिंक्ट्स, अब या तो वी हैव बिकम द परपिट्रेटर्स ऑफ प्रेजुडिस, हो सकता है आगे वाले सेंटेंसेस में प्रेजुडिस का रिजल्ट दिखे. कहाँ है वो रिजल्ट? दिस हैज किल्ड ब्रदरहुड एंड हैम्पर्ड यूनिटी, एक, राइट? दूसरा सेंटेंस है प्रोफेशनलिज्म इज कंटिन्यूसली टेकिंग अस अवे फ्रॉम आवर कल्चरल वैल्यूज. सो दो चीजें हैं, एक तो मलिशियस इंस्टिंक्ट्स है हमें, दूसरा कल्चरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं. दो सेंटेंसेस हैं अबाउट कल्चरल वैल्यूज, बी और ये. नाउ लुक एट बी. वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ लव एंड फ्रेटर्निटी. बी, इट कंक्लूड्स. व्हाई डज इट कंक्लूड? वी आर मूविंग अवे, सो इट इज डिक्लेयरिंग, राइट? ए रीड्स दुनिया में बहुत सारे मलिशियस इंस्टिंक्ट्स हैं और बी कह रहा है हम तो दूर ही होते जा रहे हैं. सो दैट इज द कंक्लूजन. वो कंक्लूड ही कर रहा है इन अ सेंस बिकॉज इट इज डिक्लेयरिंग समथिंग, राइट? सो बिकॉज ये कंक्लूजन है, बी से पहले आएगा प्रोफेशनलिज्म. सो ई एंड बी फॉर्म अ पेयर, राइट? यहां पे मैं लिख देता हूं ई एंड बी, राइट? ओके. अब बीच के सेंटेंसेस वी नीड टू फाइंड. आफ्टर ए लेट्स पुट सी. वी हैव बिकम द परपेट्रेटर्स ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस हम करते हैं, बायस्ड हैं हम लोग, राइट? यही चीज हैज किल्ड ब्रदरहुड एंड हैम्पर्ड यूनिटी. फाइन, इसी चीज ने यूनिटी को हैम्पर किया है. सच अ सिचुएशन हैज बीन एग्रेवेटेड बाय म्यूचुअल इंटरेस्ट्स एंड पर्सनल टारगेट्स.
अब प्रोफेशनलिज्म के लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट शुड हैव बीन FB, राइट, EFB, दैट्स F. अच्छा, सो E आफ्टर D, वाई? इसने ब्रदरहुड और यूनिटी को हैम्पर कर दिया है. इस सिचुएशन ने इस सिचुएशन को और बुरा बना दिया है बाय म्यूचुअल इंटरेस्ट्स एंड पर्सनल टारगेट्स. टारगेट्स अक्सर और म्यूचुअल इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं. वहाँ से प्रोफेशनलिज्म का हिंट हमें मिला है. सो इट इज ACDEFB. माय गॉड, हाउ अनटाइडी. ACDEFB. So I hope this is clear to everybody. अच्छे से समझ आ गया होगा. चलते हैं आगे. Okay. Next question. Many aspects of life remain elusive. ये सबसे ज़्यादा generic sentence होते हैं. बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं लाइफ में, right? Are hidden. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे. No one has been able to determine facts and factors about these. What? So it cannot open, right? Psychologists and theorists have tried hard to delve into dreams. Hidden है तो शायद dreams हो सकता है. Second, supernaturalism is another. So ये तो first हो नहीं सकता, right? No one has been able to say for certain whether ghosts exist or not. Okay, भूत होते हैं कि नहीं. Black magic is quite closely related to it. It open नहीं कर सकता. But there is a trend. Dreams, then supernaturalism, where is it? Black magic and ghosts. ये तीनों एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं किसके? हिडन चीजों के. चलिए, लेट्स फॉर्म द ऑर्डर. सो वी स्टार्ट विद A. Many aspects of life remain elusive, जो हमें हमारी समझ से बाहर हैं, and hidden, छुपे रहते हैं, समझ ही नहीं आते हैं तक. ठीक है. Psychologists and theorists have tried hard to delve into dreams. Okay, एक तो ये हो सकता है. Supernaturalism तो होगा नहीं next, right? क्योंकि इससे पहले कोई चाहिए हमें. No one has been able to say for certain whether ghosts exist or not. Let's say A और E का पेयर है. Okay, let's say, right? Or black magic is it's quite closely related to it and also remains obscure. Also है. So इससे पहले भी कुछ होना चाहिए. So F का पेयर है किसी सेंटेंस के साथ. Let's find it out. Black magic is quite closely related to it. What is that it now? No one has been able to see whether ghosts exist or not. Ghosts और black magic का clear connection है, right? So E and F seem to be forming a pair, right? अच्छा, so अगर मैं एक के बाद E लिख देता हूँ, no one has been able to see for certain whether ghosts exist or not. उसके बाद F लिखता हूँ, black magic is quite closely to it, right? But black magic is even closer to supernaturalism. So इस हिसाब से D और F का भी पेयर नजर आ रहा है. Quite perplexing, है ना? चलो, अब कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट. E के बाद एक ही सेंटेंस ऐसा बचा है जो आप लिख सकते हैं, एंड दैट इज C. So A and C form a pair. साइकोलॉजिस्ट्स कुछ देखिए कहाँ से पता चला मुझे, एल्यूजिव हैं. एल्यूजिव कौन सी चीज़ होती है? जो हाथ नहीं आती. यानी साइकोलॉजिस्ट एंड थेरिस्ट हैव ट्राइड हार्ड, कोशिश की है लेकिन एल्यूजिव रही है. एल्यूजिव वही रहता है ना जो कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं आता. सो हार्ड टू डेल्व इनटू ड्रीम्स, सपनों की जो वो है रियलिटी वो समझ नहीं आई आज तक. सो ए और सी का तो पेयर है. अब सुपरनैचुरलिज्म इज अनदर एस्पेक्ट दैट हैज मेड एनालिसिस लुक इनएडिक्वेट. किसका एनालिसिस? साइकोलॉजिस्ट्स का. उन्होंने जो एनालिसिस किए हैं, एनालिसिस के लिए प्लूरल वर्ड है, राइट, वो सीम टू बी इनएडिक्वेट. व्हाई? क्योंकि ये सुपरनैचुरलिज्म है और वो समझ ही नहीं आ रहा है. सो ए, सी एंड डी फॉर्म अ सेट, राइट. देन डी के बाद क्लोजली रिलेटेड एक ब्लैक मैजिक, डी और एफ. देन वी हैव ई. No one has been able to say for certain whether ghosts exist or not, and then we have B. These है, तो ये sum up कर देगा. So A, C, D, F, E, B is the order. I hope clearly समझ आया हो आपको. Fine. Let's erase this.
नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, mobile phones have become an integral part of our life. बिल्कुल. Technology has advanced a great deal. Looks like. Okay, subject तो यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि ये भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में है, फोन्स के बारे में है, राइट? ओके, सो लेट्स से मोबाइल फोन्स वाला सेंटेंस ए है, दैट इज ओपनिंग. Mobile phones have become an integral part of our life. We see various kinds of phone rampantly used. पेयर है फोन्स दोनों में फोन्स की ही बात है, राइट? देन वी हैव laptops were rarely seen. Okay, by most of us, laptops were rarely seen, but that has changed today. Cars of various kinds with rare features are seen. All around us seem to be in an age of transition. Okay, अब मोबाइल फोन्स rampantly यूज किए जाते हैं. इसका क्या मतलब है? मतलब all around us seem to be in an age of transition. सब कुछ हमारे आसपास ट्रांजिशन हो रहा है, राइट? एफ और बी का पेयर है. अब ए सी एफ बी, और पेयर क्यों है? बिकॉज एफ सेज सब कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन में है, और टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड अ ग्रेट डील. यही तो ट्रांजिशन है जिसकी वो बात करें. ए सी एफ बी. अब बीच में है ई एंड डी या डी एंड डी. लेट्स फाइंड आउट. सी के बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है? We see various kinds of phones used by most of us, right? Laptops were rarely seen, but that has changed today. Okay? Cars of various kinds with rare features are seen. Fine. अब या तो मैं D और E कर दूं, या मेरे पास चॉइस है A, C, E, D, F, B. Okay? या फिर लेट मी चेंज द अप्रोच. मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट, राइट? ओके, उसके बाद मैं एफ यूज कर दूं. ऑल अराउंड अस सीम्स टू बी इन एन एज ऑफ ट्रांजिशन. सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट? और उसके बाद मैं ये एग्जाम्पल्स दूं, वो भी एक अप्रोच हो सकती है. उस हिसाब से मेरा ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, ए एंड देन एफ, और वो जो ट्रांजिशन है कहीं दिखाई दे रहा है आपको, लैपटॉप्स और रेयरली सीन, ये ट्रांजिशन है एक. डी, राइट? देन कार्स ऑफ वेरियस काइंड्स विद रेयर फीचर्स, इट कंटिन्यूज. ई, एंड देन यू हैव वेयर आर मोबाइल फोन्स, या सी. बट दैट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज ए एंड सी आर फॉर्मिंग एन inseparable पेयर. तो जब आपने कहा है वेरियस काइंड्स ऑफ फोन्स, राइट? सो वेरियस काइंड्स एंड कार्स ऑफ वेरियस काइंड्स. सी, मोबाइल भी वेरियस काइंड्स, कार भी वेरियस काइंड्स. सो उनमें एक पेयर है, कीवर्ड्स के थ्रू ये लिंक्ड है. ई, व्हाट डिड आई डू? ई. सो सी एंड ई फॉर्म अ पेयर, राइट? ये ई के बाद डी, लैपटॉप्स वर रेयरली सीन, देन यू हैव एफ एंड बी. सो द जॉब इज डन. क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. Fine. Let's learn some synonyms now. Okay, embargo. Embargo means कोई constraint, कोई restriction रख देना कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, या आपको ये देना पड़ेगा तब आप आगे जाएंगे. Fine. Restriction is the answer. ये सब इसके लिए antonyms हैं. Antonyms. Sorry, initiate is not an antonym. It means to start, to begin. Okay, चलिए. Embark upon means to begin. So begin is the answer. End is the antonym. Complete, you know. Malign means to defame या किसी की इमेज खराब कर देना. Okay. Right. Chagrin means embarrassment. शर्म आ जाना किसी चीज से, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली. Feeling ashamed, and therefore the answer. Pacify means to mollify, किसी को कूल कराना, गुस्सा हो उसको शांत करा देना. Pluck का मतलब है courage, वो भी है जो आप समझते हो, don't pluck the flowers, दोनों है. Lull means break. Break doesn't look like a. All right, so
आई होप आपको याद रहेगा ये। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है तंग करना, चिढ़ा देना, अनॉय करना, अनॉय। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। अपीज मीन्स टू मेक समवन हैप्पी, सो ये तो एंटोनिम हुआ। प्लीज भी यही है मोर और लेस। मेंटेन का मतलब आपको पता ही है, कुछ चीज मेंटेन करना, इंटैक्ट रखना। ब्रंट, ब्रंट इज द फोर्स, द पावर, द आंसर। लव का मतलब सबको मालूम है। पेट्रीफाई मीन्स टू फ्राइटन, और बीस्मर्च मतलब टू मलाइन, किसी की इमेज खराब करना, गलत बोलना, किसी के बारे में गलत बातें स्प्रेड करना इज बीस्मर्च। इमेज को गंदा करना, इमेज को टार्निश करना। ग्रेट, सो यहां पे ये आंसर था आपका। Probably I forgot to mention. चलिए, now we are looking to rather find antonyms. Okay, defame, गंदा कर देना, किसी की इमेज खराब कर देना। Popularize, the best answer, right? Okay, deride, deride means criticize करना या lampoon करना। So antonym हुआ exalt, to praise, to praise। Scorn synonym है। रिडिक्यूलस भी रिडिक्यूल भी सिनोनिम है, और ये भी सिनोनिम है। तीनों ही क्रिटिसिज्म है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड एंटोनिम्स नाउ। विली, विली इज समबडी जो चालाकी से अपना फायदा निकलवा ले, राइट, और दूसरे लोग को बेवकूफ बनाए। सो ऑल्ट्रिस्टिक, सेल्फलेस। विली इज ऑलवेज सेल्फिश। रेटिसेंट, व्हाट डिड आई डू, मीन्स शाय। स्लाई मीन्स क्लेवर। सो ये सिनोनिमस हो गया इसके साथ, synonym. And then clandestine means hidden, secretive. Okay. Stealthy, stealthy means छुपा हुआ, right? ये जो है ये synonym है, furtive. Sneaky भी, surreptitious भी, rather I'm sorry, surreptitious is also a synonym. Blatant is the answer, which is open and unashamed. चोरी ऊपर से सीना जोरी वाले लोग, unashamed. All right. चलें जी। मोन, मोन का मतलब होता है दुख मनाना, सैड होना किसी बात पे। ऑपोजिट हुआ सेलिब्रेट, द करेक्ट आंसर। प्रोटेस्ट का मतलब आपको मालूम है, बाकी वर्ड्स की मीनिंग मोर और लेस सेम है। फाइन, टाइम टू रीड अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड we'll try to find out the answers. Okay, in a materialist society of today in which lure of power, pelf and property dominates everything, yani desire, right? लालच और power. Non-violence seems to be a redundant term, जिसकी अब वैल्यू कम रह गई है। Okay? Since the economic interests of one person clash with those of another, this exploitation in a way leads to the possibility of violence, either in the form of physical force or the threat of it. First paragraph में सिर्फ ये एक hint है towards something negative, right? Let's say so. Non-violence तो पुराना हो गया, अब redundant हो गया. Modern technological developments have placed at the disposal of the mankind almost unlimited means of exploitation of the material wealth of the world. In the search for attaining this material wealth, सबसे important रह गया आजकल ये, sometimes one has to resort to violence to serve one's ends. अब सबके economic ends अलग-अलग हैं, तो clash होने के chances ज़्यादा हैं. One's ends, which directly or indirectly leads to the ruin of society. हम बर्बाद होते जा रहे हैं. This tragic march towards ruination can be halted if we pursue the principles of non-violence. ये रोका जा सकता है तबाही अगर हम non-violence के principles को follow करें. Emphasizing the importance, the significance of non-violence, महात्मा गांधी ने कभी कहा था,
पीस तब तक नहीं आएगी जब तक ग्रेट पावर करेजियसली डिसार्म नहीं होंगे, ये गन्स वंस को नहीं छोड़ेंगे, राइट, एम्यूनिशन को. इट सीम्स टू मी दैट रीसेंट इवेंट्स मस्ट फोर्स that belief on the great powers. I have an implicit faith, a faith that today burns brighter than ever. After half a century's experience of unbroken practice of non-violence, that mankind can only be saved through non-violence, which is the central teaching of the Bible, as I have understood the Bible. Okay. All the scholarly, saintly beings like Christ, Mahatma Buddha, Mahavir Nanak, etc. preached the practice of non-violence, और सबने emphasize किया on the need for a moral code of conduct that gives due status to non-violence, right? Non-violence is no other very important sentence. इन ऐसे sentences के आसपास questions होते हैं, है क्या ये? Is no other than a philosophy of life of modus operandi. Yeah, modus operandi is manner of operation, काम करने का तरीका, manner of operation, कोई चीज़ कैसे function करेगी, right? Okay, which has received due recognition in East and is being recognized in the West also. It is also apparent from the fact that 2nd October, the Gandhi Jayanti, has been declared to be observed as International Non-Violence Day. Chale, it's a matter of pride for us. Should be. Non-violence has been interpreted differently by various people. Agreed, in general, the term implies non-injury to others. The concept is largely, अब ये generally कह रहे हैं कि in general, लेकिन कुछ और ऐड करेंगे ये इसमें. The concept is largely based on the fundamental good qualities of a man. यानी सिर्फ किसी को physical नुकसान पहुंचाना non-violence नहीं है. It completely negates the use of threat, धमकी भी नहीं देनी, physical force वो तो हो ही गया, and violence in any situation or with anyone. Violence means कुछ भी negative नहीं. One must avoid inflicting pain, emotional, financial, कैसी भी pain on others to win one's goals, however true and justifiable it may be. कितना भी ज़रूरी काम हो, कितना भी ज़रूरी आपका aim हो, नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को, harm नहीं करना. This is what it is saying. A situation, however difficult or adverse it may be, it is to be tackled in cool and calm manner, avoiding violence. In thought and action. The philosophy of non-violence calls for courage, important, strength and self-sacrifice on the part of the person practicing it. It also demands a great deal of courage. Fortitude is courage. It was therefore that Mahatma Gandhi said that non-violence is not the weapon of the coward, but of the brave and courageous. क्योंकि आपको झेलना पड़ता है ना बहुत कुछ, non-violent अगर हो तो सहना पड़ता है, which is not easy. The philosophy of non-violence is based on love and regard for every creature, very important. Every creature में animals भी included है, and for all living beings. Doing any kind of harm or injury to any living being is negation of the non-violence. यानी अगर आपने किसी को भी किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचाया तो non-violence तो आपका गया, ये non-violence नहीं है. Application of force, physical or mental, finds no place in the philosophy of non-violence. कैसी भी नुकसान हो किसी को, वो आप non-violence से आपको दूर ले जाएगा. Defensive measures based on violence against violent onslaught. चलिए, let's look at the questions. What does the expression modus operandi? I told you, important. ये जो foreign words होते हैं इनके around भी questions आते हैं जो English के words नहीं हैं. Operative manner, quite easy. Which of the following is inferable? Mahatma Gandhi advocated non-violence, ये तो given है, so it cannot be inferred. Stated है. An element of non-violence is not harming others, maybe. Okay. The use of power to dominate others is against the tenets of non-violence. Stated. Last one. ये भी stated है. Being considerate and compassionate towards animals. Animals कहाँ से आया? उन्होंने कहा था towards all living beings. So animals are also living beings, right? Therefore, I think this is a better view. This will give you a better view. Yeah. So the best option is this. ये हमने infer किया है, right? So we are going to continue
Which of the following is the theme? Right. Non-violence includes a lot of fortitude and patience. ये तो है, एंड में कहा है उन्होंने. The execution of non-violence is not very easy. Many famous social activists advocate and propagate non-violence. ये तो fact है. It cannot be the central idea. Is about being considerate and unbiased. There are two close choices, only two. In fact, three. ये भी चलिए मान लिया 1, this is 2, this is 3. Now, अब जो 1 है, if we talk about the first option, non-violence includes a lot of fortitude. He has stated it. So, fact है ये, right? Is not very easy. कहा भी है उन्होंने ये. Look at this one. Is about being considerate and unbiased. So, अगर आप living beings के जो end उन्होंने किया है, देखिए सेंट्रल आइडिया या थीम अक्सर आपको फर्स्ट 5 सेंटेंसेस या एंड में मिलता है. एवरी क्रीचर. सो इफ यू आर अनबायस्ड देन यू आर नॉन वायलेंट. राइट. लिखा भी है ना कि क्लैशेस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट. सो अनबायस्ड आप होंगे तो नॉन वायलेंस ही आप एग्जीक्यूट करोगे. फाइन. द बेस्ट आंसर. ऑलराइट. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन आइडियल टाइटल. टाइटल वो होता है जो आपके थीम को या सेंट्रल आइडिया को या इसेंस को इनकैप्सुलेट करे. द इम्पिटेशन ऑफ नॉन वायलेंस नहीं जी, सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है. स्टैंड पॉइंट ऑफ, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, स्टैंड पॉइंट ऑफ गांधी वगैरह. द फंडामेंटल्स एंड स्कोप ऑफ नॉन वायलेंस. यस, स्कोप ऑफ नॉन वायलेंस में एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं. राइट. सो कितना वाइड इसका स्कोप है. नॉन वायलेंस एज corroborated by various tenets. Not at all. सो उसके स्कोप में एनिमल्स भी आते हैं. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ब्रेव. एंटागनिस्टिक इज अग्रेसिव. ब्रॉनी इज जो फिजिकली स्ट्रांग हो. बर्ली भी वही है. एंड्योरिंग एंड स्टडी. कहा है ना कि नॉन वायलेंस के लिए फॉर्टिट्यूड चाहिए. कावर्ड का काम नहीं है ये. सो बर्दाश्त करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज. चलिए. सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट. अ सिंसियर थैंक यू. लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू. कीप एनकरेजिंग अस. आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमें एनकरेज कर रहे हैं. कीप डूइंग दैट. कीप स्टडिंग. कीप लर्निंग. एंड वी शिल कीप ट्राइंग टू ब्रिंग बेटर कंटेंट एवरी डे विद यू, फॉर यू रादर. जितना हो सके हम कंटेंट और डिलीवरी दोनों को इम्प्रूव करके कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, सो दैट यू इम्प्रूव अ ग्रेट डील. इट हेल्प्स यू अ ग्रेट डील. राइट. जय हिंद. बाय बाय.